अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ चेलम। मैं हूं आसिफ सेठ। आज हैं हमारे साथ साबिक वफाकी वज़ीर कमर ज़मान कायरा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। 31 जनवरी गुजर गई, हुकूमत पीडीएम के बयानिए का मजाक उड़ा रही है। आगे क्या देखते हैं, लॉन्ग मार्च करेंगे या वो भी एक बयान ही रहेगा? आज तक हमने जो शेड्यूल दिया था उसके मुताबिक चले। ठीक है। अगर आप हमारा 20 सितंबर वाला एलामिया पढ़ेंगे जो बुनियाद है पीडीएम की, जिसमें आउटलाइन भी है सारी, उसमें ये सारे मराहिल हैं, जलसे हैं, जुलूस है, सारा कुछ है। कुछ हमारे दोस्त बहुत उतावले हो गए, बहुत जल्दी में है और वो हमसे तकाजा कर रहे हैं कि जल्दी करो जल्दी करो। जब तक आप लोगों को मोबिलाइज करके अपनी तहरीक का हिस्सा नहीं बनाते, आप जाबर हुक्मरानों के सामने उनको मजबूर नहीं कर पाते। हमने जो कुछ कहा उसको अभी तक पूरा किया है। 31 की डेडलाइन दी थी और हमने कहा था कि डेडलाइन गुजरने के बाद हमारी मीटिंग होगी और उसके बाद हम हुकूमत को चलता करने का अगला लम्हा, अगला मरहला, अगला जो हमारा लायामल हुआ उसका ऐलान करेंगे। कुछ लोगों का ख्याल है कि रात 12 बजे 31 तारीख को रात 12 बजे डेडलाइन ख़त्म हुई थी, तो 12:01 पे प्रेस मीटिंग हो जानी चाहिए थी। हमने वैसे 4 तारीख को मीटिंग रखी है और उस मीटिंग में सारी जमातें शामिल होंगी और अगला मुस्तकबिल का लायामल हम आपके साथ शेयर करेंगे। ये एक हुकूमत का दिया हुआ ट्विस्ट है जिसको मीडिया इस तरह प्ले अप कर रहा है कि जिस तरह ये पीडीएम बैठ गई, फेल हो गई, फलान हो गया। ये तो हुकूमत का बयानिया है। किस तरह फेल हो गया? एक सिर्फ इंसिडेंट है, एक इवेंट है जिसको इंटरप्रेट किया जा रहा है और वो कौन सा है? इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज। उसको हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कहा। हम हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने नहीं गए थे उस दिन। ठीक है। इलेक्शन कमीशन को ख्वाब खरगोश से जगाने गए थे कि हुजूर आपके पास एक केस पड़ा है और एक यादाश्त देनी थी। इलेक्शन कमीशन से तो हमारा यही तकाजा था ना कि आप इस केस को सुने। उन्होंने सुनना शुरू कर दिया। उसके लिए सिर्फ पिंडी डिवीजन के हमारे अहदेदार सारी जमातों के गए थे और वो भी एक साइजेबल नंबर था। उसको ये पेंट कर दिया गया कि जिस तरह बड़े जलसे होते हैं, जलसा नहीं हुआ, वो नाकाम हो गया, उसमें लोग नहीं आए, लोगों ने इंटरेस्ट नहीं लिया, फलां फलां फलां। हालांकि उसका कोई ताल्लुक हक़ाइक़ से नहीं था। जिस दिन जलसा होता है उस दिन आप बाहर से लोग बुलाते हैं, जिस दिन जलसा होता है उस दिन सूबे से लोग आते हैं और जिस दिन हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च होगा उस दिन पूरा मुल्क निकलेगा। उस दिन एक बहुत बड़ी तादाद होगी। सो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ उस यादाश्त पेश करने के अमल को एक जलसे का नाम दे के उसको कहा गया, खुद ही उसका नाम दिया गया, खुद ही उसके फेलियर का ऐलान भी कर दिया गया, जिसका हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक नहीं। पूरी दुनिया में खौफ व हरास है इस वक्त कोरोना वायरस का। ऐसी कंडीशन में पीडीएम का जलसे अनाउंस करना या जलसे करना पाकिस्तान के अंदर मुनासिब? शादियां हो रही हैं, स्कूल लग रहे हैं, बाजार खुले हैं, मार्केटें आबाद हैं, तो ये भी एक जिंदगी का इतना ही जरूरी अंसर है। हुक्मरानी में फर्ज करें, हो सकता है आपका नुक्ता नजर मुख्तलिफ हो, आपसे मुराद कुछ लोगों को मुख्तलिफ हो, लेकिन अगर मैं समझता हूँ और मेरी तरह के लोग समझते हैं और मेरी जमात के लोग और बाकी पीडीएम समझती है कि इस हुकूमत ने लोगों की ज़िंदगी में जहर भर दिया है और उसका जितना अरसा रहेगी ये और मुल्क को गंभीर मसाइल का शिकार कर देगी, लिहाजा इसका जल्द चले जाना इस मुल्क की बका और लोगों की बेहतरी के लिए ज़रूरी है। तो ये इतना ही ज़रूरी है जितना आप बाज़ार से अशिया सर्फ लेने जाते हैं कि ये जलसे करके एक प्रेशर बिल्ड करें और हम हुकूमत को चलता करें ताकि लोगों की जान छूटे, उनको रिलीफ मिल सके। लिहाजा ये रिस्क फैक्टर अपनी जगह, लेकिन ये रिस्क लेके जिस तरह हम अपने रोज़गार कमा रहे हैं, स्कूल कॉलेजेस खोले बैठे हैं, बाजार चल रहे हैं, शादियां हो रही हैं, मज़ारों पे उर्स हो रहे हैं, उस तरह ये भी एक बड़ा अहम जिंदगी का हिस्सा है। ये रिस्क बहरहाल है और ये हमने कायरा साहब, शादियाँ, स्कूल और दीगर जो आपने मिसालें दी, यहाँ पे तो बाकायदा तौर पर SOPs के तहत काम हो रहा है, लेकिन जलसों में क्या? मैं आपको ले चलता हूँ किसी शादी में, मैं आपको ले चलता हूँ भरे बाजारों में, मैं आपको ले चलता हूँ रेस्टोरानों में। आप देखिए कहाँ SOP की जो पाबंदी हो रही, लोग हमारे सारे कैजुअल हैं। ठीक है। हम इस कमरे में जितने लोग बैठे किसी ने मास्क पहना? सही। मेरी वो भी मैंने ये रखा हुआ है कि इस शो के बाद मैं दोबारा इसको पहन लूंगा, बाकी आप 4 लोग बैठे हमने नहीं पहना हुआ। ये हमारा कैजुअल एटीट्यूड है, खतरे का बायस है। हमने ये खतरा जानबूझ के लिया है, हमें भी अंदाजा है इस बात का। हमें अपने आप का भी खतरा है, हमें अपने अवाम का भी खतरा है।
फिर ये तासर दिया जाता है कि जी लीडर तो स्टेज पे होते हैं, वो तो अकेले आते हैं, उनके बच्चे तो नहीं आते। हर जगह पे, जिस जगह पे कोई होस्ट होता है उसका सारा खानदान वहाँ होता है, सब हमारे बच्चे वहाँ होते हैं। तो ये बात बिल्कुल नामुनासिब है। लेकिन मैं ये जिस तरह मैंने गुजारिश की ना कि जिस मेरी नज़र में, हो सकता है आपकी नज़र में ऐसा ना हो, मेरी नज़र में जिस तरह ज़िंदगी रोज़ाना गुजारने के लिए आपने खाना खाना है, कारोबार करना है, स्कूल जाना है, शादी करनी है, उससे ज़्यादा अहम काम है, उससे कम अहम काम नहीं है इस हुकूमत को घर भेज के एक बेहतर हुकूमत तश्कील दी जाए ताकि मुल्क ठीक चले। पीडीएम के अंदर इस्तीफ़ों पर पीपल्स पार्टी का रद्द-ए-अमल क्या होगा? ये तो इस्तीफ़े हमारे चार्टर का हिस्सा है, हम उस पर खड़े, हम उससे इनकार तो नहीं कर रहे। ये एक दरमियान में एक देखिए ना, कुछ चीज़ें जो कंफ्यूज हो जाती है, ये कर दी जाती हैं। इस तहरीक के दरमियान में एक बात आई कि जी सेनेट के इलेक्शन को ब्लॉक किया जाए। हमारी कुछ जमातों की तरफ से ये तजवीज़ आई, हमने कहा कि ये ब्लॉक नहीं होंगे। उन्होंने कहा जी हम करेंगे, कर सकते हैं, उनकी तजवीज़ थी। हमने कहा अच्छा जी हम अपनी CEC के अंदर फैसला कर, हम CEC में गए, मुशावरत करके हमने अपने उन साथियों दोस्तों को जाके अपना नुक्ता नज़र समझाया, इसका लीगल और इसका कॉन्स्टिट्यूशनल और जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट था वो सामने रखा। तो उसके नतीजे में सब ने हमारी बात मान ली कि हाँ हमें सेनेट का इलेक्शन हम ब्लॉक नहीं कर सकेंगे और इनको फ्री हैंड नहीं देना चाहिए। तो ये ना तो हमारे ओरिजिनल चार्टर का हिस्सा था, ना आज हम सेनेट का इलेक्शन रोकना चाहते हैं, ना हम सेनेट का इदारा डिसॉल्व कराना चाहते हैं। जिस तरह हम कहते हैं कि असम्बलियाँ तोड़ दें, वो असम्बलियाँ हैं कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियाँ, सेनेट का मुतालबा तो नहीं हो रहा, नहीं। तो लिहाजा सेनेट एक मुस्तकिल इदारा है, उसको चलना चाहिए। उसके अंदर इस्तीफों की बात की थी कि इस्तीफे दे दें ताकि ये इलेक्शन रुक जाएगा। जब हमने सब दोस्तों को इस बात पे कायल किया कि इलेक्शन नहीं रुकेगा, तो फिर उस पर हिस्सा लेने के लिए उसका मेंबर होना भी जरूरी है। इस्तीफे नहीं दिए गए तो ये कहा ओ देखो जी कह देते इस्तीफे देंगे, दे ही नहीं है। तो ये बिल्कुल मिसपरसेप्शन है, ऐसा नहीं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दो बहुत मुख्तलिफ माइंड सेट्स हैं। पीडीएम के जो मंसूबे हैं वो मुकम्मल हो जाते हैं, तो उसके बाद आप इन्हें एक पेज पर देखते हैं। हम दो मुख्तलिफुल ख्याल जमातें हैं, एक दूसरे से मुख्तलिफ मंशूर रखती हैं, एक दूसरे से बड़ा तल्ख माजी रखती हैं, ये सारी बातें दुरुस्त हैं। लेकिन माजी में भी हमने कोऑपरेशन किया, लड़ झगड़ के फिर कोऑपरेशन किया, फिर झगड़े हो गए। आइंदा भी ऐसा ही होगा। हम आपस में कुछ जमातें पीटीआई के साथ जमातें मर्ज करके नहीं बैठे। सवाल यह है कि मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी, JUI, ये सारी जमातें इस वक्त मुल्क के जितने गंभीर मसाइल हैं, हम समझते हैं कि कोई एक जमात नहीं, अब सब जमातों को मिल के इस मुल्क को इस गंभीर सूरत हाल से निकालने के लिए कोऑपरेट करने की ज़रूरत है, एक दूसरे के साथ चलने की ज़रूरत है, कोalition बना के चलने की ज़रूरत है, जो हमने माजी में भी बताई थी। अब PTI के साथ चलने की बात अल्लाह ना करे वो वक्त आए कि खान साहब के साथ चलना पड़ जाए, और अल्लाह ना करे कि मुल्क के ऊपर दोबारा ऐसा वक्त आए। अल्लाह करे हम वक्त से सबक सीख लें, हमारे इदारे सीख लें, और हम इस तरह के क्राइसिस खड़े ही ना करें कि अपोजिशन के इत्तेहाद बने और हुकूमत को चलता करने की कोशिश करें। अल्लाह करे वो वक्त आ जाए हमारे। सेनेट के इलेक्शन कैसे देखते हैं सर? सेनेट के इलेक्शन में इंशाल्लाह हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी देखेंगे, आप हम हुकूमत को जीतते नहीं देखेंगे। और ये श्योरिटी जो है ये तमाम तर जमातों में है? देखिए ना, इस पर मुख्तलिफ जमातों की मुख्तलिफ कंपोजिशन है। सिंध के अंदर हमारी अक्सरियत है, मेजॉरिटी है, हम कहते हैं कि हम ज़्यादा सीटें वहाँ से ले लेंगे। अगर PTI को एक आध सीट का यहाँ से एडवांटेज आएगा तो खैबर पख्तूनख्वा से आएगा, तो हमारा सिंध से वो फ़र्क जो आएगा वो उसको बैलेंस कर लेगा। तो यही बात हम कह रहे हैं, हम कोई अचंभे की बात नहीं कर रहे, हमको खरीदो फरोख्त की बात नहीं कर रहे। यानी इस दफ़ा खरीदो फरोख्त नहीं होगी? ये तो मैं नहीं कह सकता, हम नहीं करेंगे। आप नहीं करेंगे? कल इमरान खान साहब ने टेलीफोनिकली पाकिस्तान की आवाम से गुफ्तगू की, सवाल और जवाब हुए, ये कोई पुरानी प्रैक्टिस दोहराई गई? खान साहब इस तरह के मतलब चुटकुले छोड़ते रहते हैं। अच्छा। ये आवाम को ट्रक की एक नया ट्रक लाते हैं, उसकी बत्ती के पीछे लगाते हैं, फिर कौम की जब थक जाती है फिर एक और ट्रक आ जाता है, उसको जरा नज़दीक करके खड़ा करके फिर भगा देते हैं। तो ये एक और ट्रक की बत्ती है, कुछ दिन चलेगा, कुछ ये ड्रामा चलेगा लोगों को। क्या इससे लोगों को रिलीफ मिलेगा? क्या वज़ीर आज़म हर बंदे की बात सुन सकता है? क्या वज़ीर आज़म इसके ऊपर पॉलिसी बना सकता है? क्या वहाँ बैठे हुए लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक सारी कानून साजी कर देंगे? ये तो एक मीडिया जगलिंग है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं होगा। जो वादे इमरान खान साहब स्क्रीन पर आके आवाम से कर देते हैं, क्या वो खुद भी उन्हें अंदाज़ा होता है कि ये वादे मैं जो कर रहा हूँ क्या?
आज तक का तो रिकॉर्ड ये है कि जितने वादे किए थे उसे यू टर्न ले चुके हैं। और फिर आखिर में कह देते हैं कि वे पता नहीं था, हम नए हैं, हमारा तजर्बा नहीं था। तो कौन खास लोग हैं जो उनसे ये वादे करवा देते हैं? ये तो ये लीडर की अपनी कमज़ोरी होती है, लीडर को खुद सोचना चाहिए। मैंने खान साहब के बहुत सारे जलसों में देखा और उस पर तनकीद भी की, इस वास्ते की कि शायद हमारी तनकीद सुन के अपने आप की अपनी इस्लाह कर लें। वो उनका तरीका ये था, अभी भी है, कि वो खड़े होकर स्पीच कर रहे होते हैं लाइव, मीडिया भी दिखा रहा होता है, जलसा भी लोग देख रहे होते हैं, पीछे से एक बंदा आता है, वाकया कान में बात करता है और खान साहब वो कह देते हैं बगैर सोचे समझे कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। हो सकता है कोई टैक्स एवेड करने की बात हो या टैक्स खत्म करने की बात हो जिसके बिलियंस ऑफ रुपीस का इम्पैक्ट आ रहा है, वो कह देते हैं। हो सकता है कोई ऐसा काम जो ना होने वाला, वो कह देते हैं। और वो कहते हैं ना, कहने में क्या आ रहा है, कौन सा करना है? पर्ची पढ़ना ज़्यादा बेहतर है या कान में सुन के कह देना? देखिए, पर्ची पढ़ना तो दुनिया सारी में होता है। ये जो हमें ये शक है ना कि हमारे हुक्मरान पर्चियाँ पढ़ के बातें करते हैं, दुनिया में जितनी अहम मीटिंग्स होती हैं उनमें आप अपने पॉइंट सामने लिख के रखे होते हैं। और ये जो अमेरिकी सदर बहुत आला किस्म की स्पीचेस करते हैं, उनके आगे टेलीप्रॉम्प्टर लगे होते हैं दोनों तरफ, वो भी लिखा ही पढ़ रहे होते हैं। हाँ, वो स्क्रीन लगी होती है जो हमें नज़र नहीं आ रही होती। ठीक है। और हमारा कोई हुक्मरान अगर करता है तो वो हाथ में कागज़ पकड़ लेता है। मैं भी जब कभी स्पीच करता हूँ तो कई दफ़ा अपने पॉइंट नोट कर लेता हूँ, यार कोई पॉइंट मिस ना हो जाए, या अहम बातें करने वाली हैं तो ये करनी है। इसी तरह आप अपनी तैयारी करते हैं, सवाल करते हैं, तो ये प्रेपरेशन की हद तक तो हर बंदा करता है। बिल्कुल ठीक। 5 साल हुकूमत अपने पूरे करेगी, अल्लाह ना करे। फिर कोई नई डेट दे दे। डेट तो हम कह रहे हैं जल्द अज जल्द, हम चाहते हैं कि इस हुकूमत को हम जल्द अज जल्द खत्म करें। सर वही तो बात है, 31 तो चलें गुजर गई, 4 को मीटिंग है। 4 को मीटिंग है, 4 में फैसला करेंगे ना अगला क्या करना है। तो वो उस देखिए, हुकूमतें छू मंतर करने से नहीं चली जाती। ठीक है। कितनी अनपॉपुलर भी हुकूमत हो, आखिर उसको जाने के लिए तरदद करना पड़ता है, भेजनी पड़ती है, जाती नहीं है हुकूमतें। तो हम उसके लिए तरदद कर रहे हैं और वो अगला लायामल इंशाल्लाह 4 को आपसे तय। नवाज शरीफ साहब की तो कुछ ऐसे ही हो गया था, छू मंतर। वो छू मंतर वाले कुछ और थे। जिला जेलम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अब गैर साहब आप कहाँ देखते हैं? बड़ी कमज़ोर पोजीशन में। ज़िला जेलम में हमें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। वहाँ पे हमारे सदर साहब और हमारी तंजीम जो है उनको हम कोशिश कर रहे हैं, और जो हमारे पुराने नाराज़ कारकुन थे उनको भी राज़ी कर रहे हैं। चेयरमैन साहब का भी विज़िट अब शुरू करा रहे हैं और मैं ख़ुद भी इंशाल्लाह उससे पहले विज़िट करूँगा जेलम का। और मैंने जेलम वालों से कई दफ़ा वादा किया लेकिन नहीं पहुँच सके मुख्तलिफ मसरूफियात में। तो बहरहाल वहाँ पर बड़ी शदीद मेहनत की ज़रूरत है और हमें अपने पुराने कारकुनों, अपने साथियों को राज़ी करना है, अपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को दुरुस्त करना है। ये जेलम के जाले नाराज़ तो नहीं? नाराज़ है, एक दूसरे से भी नाराज़ है, कुछ मुझसे नाराज़ होंगे, कुछ पार्टी की पॉलिसी से नाराज़ होंगे, लेकिन उनको राज़ी करना है। वो पीपल्स पार्टी है, नाराज़ है तो अपनी जगह, लेकिन पीपल्स पार्टी है, सबको इकट्ठा करेंगे इंशाल्लाह। चलें, आजकल तो आप पीडीएम के इन मामलात के अंदर ज़्यादा आपका वक्त मसरूफ़ गुजरता है, तो कोई टाइम उन्हें भी दे दें जेलम वालों को। बिल्कुल, मैं इमीडिएटली जाना चाहता हूँ वहाँ। सच्ची बात है, मुझे इस बात का अफसोस है, मुझे तकलीफ़ होती है, और मैं बड़ी जल्दी इंशाल्लाह जेलम की तरफ, वहाँ की तंजीम की तरफ। एक ख़ानदान है, उनसे ज़ाती आपके मरासिम है जेलम के अंदर, वो ख़ानदान मुस्लिम लीग नून में है। क्या आपके उनके साथ ज़ाती ताल्लुकात पीपल्स पार्टी के इम्पैक्ट को जेलम में ख़राब करते हैं? बिल्कुल नहीं, मैं आपको एक गारंटी से ये बात कह रहा हूँ। मेरे आने से पहले भी जेलम में पीपल्स पार्टी को बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं थी, और आज भी पीपल्स पार्टी के वहाँ के कारकुन फैसला करते हैं, मैं फैसला नहीं करता। ठीक है। वहाँ की तंजीम कैसी होगी, कौन सदर होगा, कौन सेक्रेटरी होगा, ये फैसला उन्होंने करना है, वहाँ के कारकुनों ने करना है, मैंने नहीं करना। और मैं अकेला नहीं हूँ, मैं कोई डिक्टेटर हूँ। मेरे ऊपर भी मेरी जमात की क़यादत बैठी है, मेरे साथ मेरे कोलीग्स हैं, चौधरी मंजूर साहब हैं, हमारे सेक्रेटरी जनरल है पंजाब के, तो वो मुझसे ज़्यादा सीनियर है, मैं कभी उनको वो रूल नहीं करता। फिर हमारे सेक्रेटरी जनरल साहबान बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं, तो ये बिल्कुल तासर गलत है। हाँ, एक ख़ानदान के साथ मेरा ताल्लुक मेरे फैमिली का ज़ाती ताल्लुक है, लेकिन मेरा उनके साथ सियासी ताल्लुक नहीं है। उनकी सियासत अपनी है और मेरी सियासत पीपल्स पार्टी है। मैं हर हाल में पीपल्स पार्टी को मजबूत करना चाहूँगा। एक वक्त में जेलम को मिनी लाड़काना कहा जाता था, क्या इसका सेहरा डॉक्टर गुलाम हुसैन को देना चाहिए? उसका सेहरा जुल्फ़िकार अली भुट्टो को देना चाहिए, उसका सेहरा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को देना चाहिए, उनके सारे कारकुनों को देना चाहिए। लाला मूसा भी लाड़काना था, मिनी लाड़काना था, उकाड़ा भी मिनी लाड़काना था, फैसलाबाद भी मिनी लाड़काना था, बहुत सारे लाड़काने थे। ये अलामत थी कि पीपल्स पार्टी पंजाब में बहुत मजबूत थी। ऐसा ही था,
डॉक्टर साहब का भी अपना एक रोल है। फिर एक वक्त आया जब डॉक्टर साहब छोड़ के चले गए पार्टी को। नहीं, पार्टी वो आज भी वो कहते हैं कि मैं जियाला हूँ। वो कहते हैं, जरूर कहते होंगे, लेकिन जिसके हाथ में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपना झंडा दिया था, वो बेनज़ीर भुट्टो थे। पाकिस्तान पीपल पार्टी के दौर में फवाद चौधरी वज़ीर आज़म के मशीर रहे, ताया उनके गवर्नर पंजाब रहे। एक पार्टी ने इतना नवाजा, लेकिन फिर भी वो पार्टी छोड़ गए। किसकी कमज़ोरी थी? हमारे पास आने से पहले भी वो किसी जमात में थे, ठीक है, उससे पहले किसी जमात में थे, और हमारे पास आने और मुस्लिम लीग को छोड़ने के दरमियान भी वो कहीं रहे। तो जिन लोगों ने जाने की आदतें होती हैं, जिन्हें घोंसले बदलने की आदत होती है, वो बदलते रहते हैं अपने मफादात के तहत। हम मजबूत थे, हमारी गवर्नमेंट थी, तो हमारे पास आ गए। और ये ऐसे लोगों का कमाल होता है, उनमें फ़न होता है, वो ज़हीन लोग होते हैं, तो वो सबको अपने शीशे में उतार लेते हैं। यानी आप उनकी काबिलियत को तस्लीम करते हैं? मैं देखो, वो आखिर है ना, क्या हर बंदे को अपने शीशे में उतार लो, मुझ में ये फ़न नहीं है। मैं तो यक रुखा हूँ, एक रुख पे चलने वाला। कल उन्हें फिर हम आपके साथ देख सकते हैं? उम्मीद तो नहीं है, लेकिन आई कांट से नो। जेएलएम के अंदर ज़िले की क़यादत को कौन बेहतर कर सकता है, महमूद मिर्ज़ा जेलमी या तस्लीम नासिर गुज्जर साहब? देखिए, मैं इस सवाल का जवाब नहीं दूंगा। ये काम वहाँ की हमारी तंजीम के पास आऊँगा, सबसे मशावरत करूँगा, फिर जिसको वो बेहतर समझेगी। ठीक है, मैं तो वहाँ दूर बैठा देख रहा हूँ ना, वहाँ जो ग्राउंड पे बैठे लोग होंगे वो मुझे बेहतर गाइड करेंगे। वहाँ बड़े बड़े बुजुर्ग हैं, और महमूद मिर्ज़ा साहब तो खैर वैसे भी इनएक्टिव हो गए हैं पीपल्स पार्टी। उनके बेटे जो हैं हमारे जनरल सेक्रेटरी जहांगीर साहब। जहांगीर, बिल्कुल ठीक। प्रोग्राम जनाब आपने देखा आज का, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। दीगर मज़ीद प्रोग्राम्स के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।